गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये थर्ड लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, या आप डाइल्यूशन भी बोल दो या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं या कंसंट्रेटेड करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, कंडक्टेंस पर, मोलर कंडक्टेंस पर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर इफेक्ट क्या क्या होता है, कंडक्टिविटी पर, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम समझने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताओ मुझे कंडक्टेंस क्या होता है। पहले कंडक्टेंस हम लोग देखते हैं कि कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले चेक करते हैं कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला हम इसका चेक करते हैं ऑन कंडक्टेंस। आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस जिस इलेक्ट्रोलाइट में इजीली क्या करे, आयंस फ्लो कर जाए, तो वो हो गया उसकी कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस ईज ऑफ फ्लो, जितनी आसानी से फ्लो is a flow of ions। आयंस का जितने आसानी से फ्लो होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। मतलब जितना आसानी से आयंस फ्लो करेंगे तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, तो इससे कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं इतना, ठीक है, और उसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें जब आप पास कराएंगे पोटेंशियल तो ये ब्रेक कर जाएगा अपने आयनों में। आयन में जब ब्रेक करेगा तो ये कुछ क्या बनेगा, मान लीजिए एक बना केटायन और एक बना एनायन, एक फॉर्मेशन किया केटायन का, एक फॉर्मेशन किया एनायन का। तो इसमें कुछ मान लीजिए है एक केटायन और एक एनायन है अगर मैं मानूं। तो एक और चीज, तो आप बताइए कि और अगर ये जो वॉल्यूम है ये कितना है, 1 ml है, 1 ml वॉल्यूम है इसकी, ठीक। तो अगर मैं इसकी कप्पा की वैल्यू पूछूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछूं, तो आप क्या बताएंगे, क्या होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब में जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वही होता है, जो इसकी कंडक्टेंस होती है वही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या वही होती है उसकी कंडक्टिविटी। तो आप पहले ये बताओ कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इतने सॉल्यूशन में है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है इतने वॉल्यूम में है, मतलब लेस वॉल्यूम में है, तो ये जो केटायन और एनायन होंगे वो अभी भी काफी पास में होंगे, बाइंड अप होंगे। क्या होंगे, बाइंड अप होंगे, यानी कि ये पूरी तरीके से फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए। अब मैं इसमें क्या करूं, इसको डाइल्यूट करूं। डाइल्यूट कैसे करेंगे, आप वाटर मिला दीजिए। तो अगर कुछ इसका यहाँ हो गया, पहुंच गया, मान लीजिए लेवल पहुंच गया, सॉल्यूशन पूरा यहाँ तक हो गया, तो वॉल्यूम मान लीजिए 1 ml और है, तो अब कितना हो गया, 2 ml वॉल्यूम हो गई। लेकिन हमने डाइल्यूट किया है, आयंस को नहीं बढ़ाया है, हमने डाइल्यूट किया है। तो अगर इतना हो गया तो उस टाइम पर हम मान लेते हैं कि जो बीच की आयंस की दूरी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आयंस पर ml है और यहाँ पूरे 2 आयंस पर 2 ml है। तो ये अभी छोड़िए 2 ml, बस अभी हम लोग बाइंड अप एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर ये काफी पास में होंगे तो बाउंडेड होंगे, और यहाँ पर दूर तो फोर्स ऑफ
और चीज, हमने डाइल्यूट के साथ साथ कंसंट्रेशन को भी लिया है। अगर मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, ठीक है, तो डाइल्यूट कर रही हूँ, तो अगर डाइल्यूशन को मैं बढ़ा रही हूँ, मतलब मोर से मोर डाइल्यूट कर रही हूँ, तो आप बताओ मुझे कि ईज ऑफ फ्लो क्या होगा। ईज ऑफ फ्लो मतलब आयंस का जो फ्लो होगा वो और आसान हो जाएगा ना, क्योंकि बीच की दूरी बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी, यानी ईज ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे डाइल्यूट करेंगे ईज ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। ईज ऑफ फ्लो बढ़ने का मतलब कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। क्या होगा? कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। और आप अगर कंसंट्रेटेड कर रहे हैं उसको, अगर उसका कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना, कंसंट्रेशन मतलब कि पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम को इंक्रीज करना। कंसंट्रेशन को बढ़ाना मतलब क्या? पर यूनिट वॉल्यूम में उसके नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाना। तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएंगे उसके बीच का अट्रैक्शन अपने आप बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जो ईज ऑफ फ्लो होगा वो कम होगा। तो अगर कंसंट्रेशन को आप मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करते हैं आप, तो ईज ऑफ फ्लो जो होता है क्या हो जाता है? ईज ऑफ फ्लो डिक्रीज कर जाता है, और डाइल्यूट करते हैं तो ईज ऑफ फ्लो इंक्रीज कर जाता है। तो आप बताइए कि कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अगर डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेट करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज बात आती है डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन की। यहां से ये हो गया। अब देखिए एक और चीज, डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन होता क्या है? ये 11th में चैप्टर था इक्विलिब्रियम, वहां आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन है इसका। डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन हम फटाफट बता रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ ये नहीं है, ये क्लास 11th है। डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन या क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम कैसे निकालते हैं? देखिए, और ये होता क्या है? तो ये दो चीजों के लिए निकाला जाता है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे? HCl, KCl या NaCl, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक हम निकालेंगे, अच्छा रुकिए पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर लेते हैं, रुक जाइए इसको भी लिख लेते हैं। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब देखिए स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा CH3COOH, क्या? एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वह इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डाइसोसिएट हो जाए, मतलब जितना आप इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाए अपने आयनों में। जैसे मान लीजिए आपके, इसका मतलब ये जो इसकी डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की 100% होती है। परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 100%, और नहीं तो इस तरीके से लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू होती है 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि पूरी तरीके से डाइसोसिएट नहीं कर पाता है, मतलब अगर उसके मॉलिक्यूल्स 100 हैं तो 100 के 100 डाइसोसिएट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं आयंस के फॉर्म में, समझ रहे हो आप? कुछ ना कुछ उससे कम ही टूटेंगे, तो वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि फुली 100% डाइसोसिएट नहीं होते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसके लिए, देखिए 1 कैसे आती है डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन की वैल्यू। देखिए सपोज करते हैं हम, सपोज करिए कि 100 मॉलिक्यूल्स क्या लिए? 100 मॉलिक्यूल्स लिए हम, दिखाई दे रहा है? 100 छोड़िए, इसको हम इरेज करते हैं। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए हम किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अब देखो
100। और हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? AB स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि 100% डाइसोसिएट कर जाए, मतलब उसकी पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आयंस में ब्रेक हो जाए। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो आप बताओ कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, एक AB टूटेगा तो एक A+ और एक B- बनाएगा, तो 100 AB ब्रेक होंगे तो 100 A+ और 100 B- बनाएंगे ना, A+ आयन और B- आयन, 100 A+ आयन बनेगा, 100 B- आयन बनेगा। तो देखिए क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन DOD, डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा, तो जितना मॉलिक्यूल्स लिए नीचे और जितना, तो यहाँ से क्या आ गया 1, अल्फा की वैल्यू आ गई 1। आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 100%। तो यहाँ से क्या है, डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है। और वैसे अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जितने आप मॉलिक्यूल्स लेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आयंस में ब्रेक हो गए। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट में 10 मॉलिक्यूल्स वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिया, लेकिन ब्रेक आयंस में कितने हुए, अगर मैं लेट लेके चलूं 20 या 10 ले लूं, 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर गए, किसमें, आयंस में। तो आप बताओ 10 AB ब्रेक करेगा तो कितना बनाएगा, 10A+ और 10A-। तो यहां से क्या होगा 10 और 10, अगर इसमें से कितना हुआ 10 ही ब्रेक किया, तो यहां से आप डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन क्या निकालेंगे, 100 लिए थे जिसमें से ब्रेक कितना हुआ 10, तो यहां से क्या आया 0.1 आया, जो कि काफी कम है 0.1। तो ये आप याद रखेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन इज वेरी लेस या वेरी लो, ठीक है। DOD is very low for weak electrolyte, ओके। और इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, जिसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, कुछ 10% ही आएगा। मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उसका 10, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा कंडीशन होता है कि 10 वो टूट रहा है, तो उस टाइम पर उसके कितने परसेंट आए, मतलब 10% ही उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आयंस में ब्रेक करेंगे। तो हम डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन पढ़ क्यों रहे हैं, तो देखिए अब इफेक्ट डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या पड़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या पड़ता है, ये देखते हैं। हम कंडक्टेंस पे पढ़ चुके हैं, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे देख रहे हैं। तो देखिएगा क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे, तो इसके आयंस पहले ही, ये बताओ ये ब्रेक करेगा तो कुछ A+ B- में ब्रेक कर गया, और ये क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। तो ये बताओ कि ये पहले ही इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रेक कर गए होंगे आयंस के फॉर्म में। अब हम इसमें अगर वाटर मिलाते हैं, मतलब डाइल्यूट करते हैं, तो इसका भले वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ब्रेक होना था, नंबर ऑफ आयंस जितने होने थे वो पहले ही हो चुका है। अब डाइल्यूट करने से भी उसमें कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ DOD, डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, जितने पहले टूटे थे उतने ही रहेंगे। अब फर्दर इसमें क्या होगा, डाइसोसिएट नहीं होंगे, जिससे डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन चेंज नहीं होगा, डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन चेंज नहीं होगा, यानी कि चार्ज कैरियर ही नहीं बढ़ेंगे भाई, वही नंबर ऑफ आयंस तो हमारे चार्ज कैरियर है, तो वो ही जब इंक्रीज नहीं करेंगे तो डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन भी हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर चार्ज कैरियर नहीं बढ़ने का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो चार्ज कैरियर हमारा नहीं बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चा, इसके कुछ ही टूटे रहते हैं, और जब आप डाइल्यूट करते हो तो उस टाइम भी क्या हो जाते हैं, उस टाइम क्या, मान लीजिए आपने AB लिया था और ये कुछ A+ और D- में ब्रेक किया, फिर मैं वही एग्जांपल लूंगी, अगर 100 लिया और मान लो 10 ब्रेक किया है, कितना 10 ब्रेक किया हुआ है, तो आफ्टर डाइल्यूशन जब इसको और डाइल्यूट करेंगे तो इसके
नॉर्मल जो सूत्र है इसका कुछ भी हो सकता है, इससे कम टूटे। तो अगर ये वाला कंडीशन है तो 0.1 आएगा डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन। अब देखिए जरा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये भी 11th का ही है। डाइल्यूशन के लिए ओस्टवाल्ड ने क्या लॉ दिया था? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये 11th का, ये आपको ओस्टवाल्ड अगर यहाँ यूज हुआ है इसका बस 11th में पढ़ना था ये डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि जो डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट सी, वेयर सी इज कंसंट्रेशन। ये कैसे आता है फॉर्मूला? तो फटाफट एक छोटा सा पढ़ते चलते हैं हम। एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्या? CH3 एसिटिक एसिड COOH, ये आयन में ब्रेक करेगा तो इसमें किसमें ब्रेक करेगा बच्चा? CH3 COO- और H+ आयंस। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C अल्फा था, ठीक, C था, सॉरी इसका कंसंट्रेशन C था, अगर आप बताओ डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन 1 कब आएगा? जब 1/1, या मतलब 1 है, 1 के लिए क्या आया? अल्फा आया। तो अगर कंसंट्रेशन हमारा C है तो अगर डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन अगर इसमें से क्या होता है? C अल्फा। अगर मैं कहूं कि इसका कंसंट्रेशन एट टाइम t 0 क्या है? कंसंट्रेशन C है, तो इसका जब टाइम 0 है मतलब प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, अभी बस रिएक्टेंट है, तो इसका कंसंट्रेशन 0 और इसका कंसंट्रेशन 0। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा मतलब जब इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, यानी कि अगर डाइसोसिएट कितना किया? C अल्फा ये डाइसोसिएट किया और C अल्फा ये डाइसोसिएट किया, तो इसमें कितना बचेगा? C - C अल्फा। अब आप डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन निकालोगे तो क्या आएगा? होता है क्या रिएक्टेंट का, सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है C अल्फा और फिर यहां से क्या निकला है? C अल्फा, और यहां क्या आया है? C - C अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो C² और अल्फा स्क्वायर, यहां से क्या आएगा? C² अल्फा स्क्वायर, और यहां से कॉमन लेंगे C तो आएगा 1C और 1 - अल्फा। C से C² वाला कट गया तो क्या आया? देखिए ये वाला आया हमारा रिलेशन की अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब देखिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम पढ़ा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो आप 1 - अल्फा को सिमिलरली लिख सकते हो 1, क्या? 1 - अरे इसकी वैल्यू बहुत कम, तो 1 में से बहुत कोई छोटी अमाउंट आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू लगभग 1 के बराबर। तो यहां से क्या आएगी अल्फा की वैल्यू? C अल्फा स्क्वायर, क्या है? C अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो अगर मैं यहां से क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा डाइसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? ये देखिए ये तो ठीक था, ये हमारा इसके बाद ये आया है ना, ये K की वैल्यू, ये क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है डाइसोसिएशन कांस्टेंट K। तो यहां से क्या आया? K = C अल्फा स्क्वायर। तो ये देखो क्या आएगा? अल्फा और C के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? K और C इधर डिवाइड में, यानी K/C = अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा = क्या है? दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, K कांस्टेंट ही है, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है? देख लो भाई आप, K कांस्टेंट है। आ गया कुछ? डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, यही था हमारा ओस्टवाल्ड लॉ। तो ये आपको 11th में पढ़ना था, ठीक है? हमको अभी बस इसका यूज करना है। यहाँ आ गया डिग्री, इससे आप निकाल सकते हो क्या? कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन डिक्रीज करेगी। क्या डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन डिक्रीज करेगी? ये आ गया। अब हमको पहला पढ़ना है, हम इफेक्ट डाइल्यूशन का किस में पढ़ रहे हैं? कंडक्टेंस में पढ़ रहे हैं, डेल्टा पर पढ़ रहे हैं, और कंडक्टेंस कप्पा पर पढ़ना है। सेकंड हमको कैप M मोलर कंडक्टेंस, और थर्ड कैप E इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तीनों पर डाइल्यूशन का इफेक्ट हमको पढ़ना है। तो आप बताइए कि अगर मैं 1 ml ली और अगर एक आयन है और यहाँ पर 1 ml 1 ml लिए हैं हम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज के कितने हैं? 2 हैं, यानी 2 आयंस पर ml, और पर ml, और ये मतलब 2, ये कंडक्टिविटी नहीं हो जाएगी, 2 ये कंडक्टिविटी
करेगी। तो पहला आया ये कि कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करती है जब हम डाइल्यूट करते हैं। तो अब देखिए मोलर कंडक्टेंस आप ही आ जाओ ना, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो। मोलर कंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, कप्पा इंटू 1000/m, या कोई कंसंट्रेशन टर्म यहाँ होता है ना, और डेल ई की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू 1000/m। अब देखो हमको यहाँ पर थ्योरेटिकली अगर मैं चेक करूँ तो डाइल्यूट करते हैं हम, जब डाइल्यूट करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ये डिक्रीज करेगा अगर डाइल्यूट करेंगे तो। लेकिन डाइल्यूट करना मतलब कंसंट्रेशन को कम करना, ये याद रखिए, कंसंट्रेशन को कम करना। अगर कंसंट्रेशन को कम करेंगे मोलैरिटी क्या होगा, और यहाँ से देखो अगर कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन ही है ना, तो कंसंट्रेशन को आप कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो ये वॉल्यूम वाला जो है डाइल्यूट जब आप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। या ये भी कह सकते हैं आप, एक और फॉर्मूला यूज किए थे, आप इतना ना जाए और आसान कर लें, कप्पा इंटू वॉल्यूम था ना, दोनों में इक्विवेलेंट में भी और इसके में भी कप्पा इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या था, मोल में था और यहाँ पर इक्विवेलेंट में था, बस इतने का अंतर था। तो आप बताओ कि डाइल्यूट कर रहे हो यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और डाइल्यूट कर रहे हैं का मतलब कंडक्टिविटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ तो दोनों इफेक्ट है, डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो ये क्या होगा फिर, ये हमको पता करना थोड़ा वो है। तो देखिए बताया गया कि जो थ्योरेटिकल से हम ये यहाँ नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन ये कहा गया कि जो क्या बोलते हैं ओवरऑल जो होगा इफेक्टिव होगा वॉल्यूम का बढ़ना। मतलब इन दो देखो, अगर मैं डाइल्यूट करूंगी तो वॉल्यूम मोर इफेक्टिवली इंक्रीज कर जाएगा, जितना मतलब कहने का मतलब ये जितना घटेगा नहीं ये उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि इसकी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। वैसे ही इसमें भी आएगा, तो डाइल्यूशन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये थी इफेक्ट तीनों पर, कंडक्टेंस पर, कंडक्टेंस पर, मोलर कंडक्टेंस पर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।